हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्व सहायता समूह का गठन एवं संचालन प्रक्रिया किस प्रकार से है। तो स्व सहायता समूह का जो है हम प्रकार पढ़ चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में एडीओ का प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, और अन्य वीडियो भी हैं एडीओ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे समूह गठन प्रक्रिया एवं चरण, यानी कि स्व सहायता समूह का क्या है गठन की जो प्रक्रिया है उसका चरण देखेंगे, किस प्रकार से प्रक्रिया का एक एक चरण जो है स्टार्ट होता है और लास्ट तक इसकी जो है गठन किस प्रकार हुई। पहला ये है कि समुदाय के साथ विभिन्न सेवाओं की स्थिति, आवश्यकता एवं संभावनाओं को जानना एवं समुदाय में संवेदनशीलता एवं जागरूकता का निर्माण करना, जिसमें समुदाय से वित्तीय सेवा विकल्प उभर कर सामने आए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समुदाय के साथ जो विभिन्न सेवाएं जो स्थिति होती है, बहुत सारी जो सेवाएं होती हैं समुदाय के साथ में, तो उसकी जो है आवश्यकता क्या होती है, उसकी जो संभावनाएं क्या होती हैं, और उसमें जो है संवेदनशीलता एवं जागरूकता का निर्माण करना सदस्यों के बीच में, समूह के बीच में, और साथ साथ जो है वित्तीय सेवा कहने का मतलब जहाँ पर हमें पैसों की ज़रूरत हो वो भरकर सामने आए। ये गठन की जो है चरण की जो है पहली प्रक्रिया थी। दूसरी की बात करेंगे तो देखिए, इसमें कम से कम 2 या 3 प्रारंभिकी बैठकों में समूह की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 से 3 जो बैठक होती है 2 या 3 बार, इसमें जो है समूह की आवश्यकता होती है कि जितने भी समूह होंगे वो सभी बैठक में हिस्सा लेंगे। उद्देश्य एवं महत्व पर लोगों की समझ विकसित करने के पश्चात समूह का पुनर्गठन किया जाए। तो इसमें जो उद्देश्य जो होगा स्व सहायता समूह का कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों तक उसको समझाना, और उसके बाद क्या है समझाने के बाद उस समूह का पुनर्गठन करना कि आप ये चीज़ कीजिए कि एक वित्तीय सेवा विकल्प उभर कर सामने आए। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात करेंगे तो समूह गठन समान सामाजिक आर्थिक स्तर, समान पारा या टोला, समान उद्देश्य इत्यादि को ध्यान में रख कर किया जाए। ये जो प्रक्रिया है ये इसको ध्यान में रख कर किया जाए। समूह के गठन के दौरान महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाए। अब इसमें जो है सबसे पहली बात किया जाए तो महिला समूह जो होंगे उसको जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद पुरुष समूह को दिया जाएगा, और उसके बाद जो है क्या है पुरुष और जो महिला होंगी, ठीक है, महिला, उनको जो है प्राथमिकता दी जाए लास्ट में। तो ये 4 जो है प्रक्रिया चरण है स्व सहायता समूह का गठन के लिए। आगे भी देखते हैं। समूह के सभी सदस्यों से एक समान रूप में न्यूनतम 10 सदस्य शुल्क ली जाए, यानी कि जो 10 रुपये की शुल्क ली जाए सदस्य से, समूह से। अगर समूह में मान लीजिए कितने हैं 10 व्यक्ति हैं तो सभी से 10-10 लेकर, यानी कि कितना 100 रुपये उनसे शुल्क लिया जाए। नेतृत्व क्षमता विकास हेतु सभी सदस्यों को वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर समूह में नेतृत्व पर का अवसर प्रदान किया जाए। ये हो गया। अब ये देखेंगे कि समूह का नामकरण किस प्रकार से होता है। तो समूह का नामकरण जो है वो होता है आपका कि समूह के गठन के समय अथवा प्रथम माह में सदस्यों द्वारा इसका नामकरण लिया जाना चाहिए कि कौन से समूह हैं, उनका एक नाम होना चाहिए कि इस समूह के हो। तो समूह का नामकरण हो जाने के बाद बार बार नाम परिवर्तन करना ठीक नहीं होता। यानी कि मान लीजिए कोई समूह है उसका नाम रख दिया जाए कुछ भी, ठीक है, गांव के हिसाब से, तो उसको फिर बाद में जो है परिवर्तन करना ठीक नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कोई एक समूह है, इसका नाम मान लीजिए कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए कि इसका नाम रख लीजिए कुछ भी,
कि टोली समूह, ठीक है, टोली समूह है इसका। अब इसको जो है बार बार फिर से इस समूह का नाम चेंज करेंगे तो जो लोग हैं जानते रहेंगे कि ये टोली समूह हैं, फिर इनको नया नाम दिया जाएंगे तो उनको समझने में क्या होगी, परेशानी होगी कि ये कौन सा समूह आ गया फिर से। तो इसलिए जो है समूह का नामकरण जो है एक ही रखना चाहिए, बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। नियमावली का निर्माण हो, यानी कि नियम के साथ यह समूह जो है चले। समूह को अपने लिए एक आचार संहिता बनाना चाहिए। समूह के नियम सभी सदस्यों की सहमति से तय किए जाने चाहिए। समूह को प्रत्येक बैठक के लिए कार्य सूची तय करना चाहिए और कार्य सूची के अनुसार चर्चा करने में सक्षम होना चाहिए। जो भी कार्य सूची होगा उसके अनुसार जो है इसकी चर्चा होनी चाहिए और उसमें सक्षम होना चाहिए समूह को कि जो भी कार्य है उसको किस प्रकार से सॉल्व करें या हल करें या कैसे करना है उसको, ये समूह के अंदर में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कार्य सूची बनाकर करें। दोस्तों देखिए, इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि समूह की प्रत्येक बैठक में क्या तय करना चाहिए, तो कार्य सूची तय करना चाहिए। कार्य सूची के अनुसार और किस प्रकार से सक्षम होना चाहिए, तो चर्चा करके सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, सदस्यों को नियमित बचत के जरिए अपना समूह निधि बनाना चाहिए। समूह बैठकों में सभी नियमित सदस्यों से न्यूनतम स्वैच्छिक बचत राशि संग्रहित करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि स्वैच्छिक रूप से अपने अनुसार जितनी भी जो बचत राशि है वो संग्रहित करना चाहिए समूह के लिए। समूह निधि का इस्तेमाल सदस्यों को आंतरिक ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि एक समूह में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्ति में किसी एक को जो है ऋण लेने की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो बाकी जो 4 हैं, जब क्या है इन पांचों मिलकर जो पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं तो इसमें से जो बैंक होता है वो क्या करेगा, इस जो व्यक्ति होगा जिसको, उसको ऋण के रूप में दे देगा। समूह को वित्तीय प्रबंधन मानदंड विकसित करने चाहिए जिसमें कर्ज स्वीकृत प्रक्रिया, वापसी विवरण और ब्याज दर या उल्लेख हो, ये सभी इसमें भी होना चाहिए। समूह बैठकों में सदस्यों की सहभागितापूर्ण निर्णय प्रक्रिया के जरिए कर्ज संबंधी सभी निर्णय लेने चाहिए। समूह को कर्ज संबंधी आवेदनों को प्राथमिकता तय करने, वापसी समय सारणी निर्धारित करने, दिए गए कर्जों पर समुचित ब्याज दर निर्धारित करने तथा कर्जदार से कर्ज को किस्त वापसी पर कड़ी नज़र रखने में सक्षम होना चाहिए। जिस प्रकार एक बैंक करता है उसी प्रकार जो है समूह जो बनेगा वो भी कर्ज देगा किसी एक व्यक्ति को, तो समय समय पर क्या करना चाहिए, उसके जो किस्त है वो वापस होने चाहिए और उस पर एक प्रकार का निर्धारित रूप से ब्याज भी फिक्स कर देते हैं ताकि जो कर्ज लेने वाला है उसको ध्यान में रहे कि मुझे पैसे वापस करना है, मेरे ब्याज जो है बढ़ते चले जाएंगे, इससे अच्छा कि पैसे लौटाते चले जाऊं। बैंक में बचत खाता खोलना, अब बैंक जो रहता है उसमें बचत खाता जो खोलना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समूह खाता रखेगा, समूह का जो है एक समूह में एक खाता रहेगा, यानी कि एक समूह जो होगा इसका एक ही खाता होगा, ना कि अलग अलग सभी जो 5 सदस्य हैं पाँचों का अलग, इसका एक खाता होगा। समूह के गठन के 3 या 6 माह के भीतर यथासंभव अपने सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा से बचत खाता खोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ खाता हो जाएगा, खाता खोलना चाहिए। संचालन के लिए 3 समूह सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए। किन्हीं 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जा सकेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि संचालन के लिए 3 समूह मतलब कितने समूह सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए, तो 3 समूह सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए। अब इनमें से मान लीजिए ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा किन्हीं 2 सदस्यों का हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपके पास ऑप्शन रहेगा हाँ, नहीं, इनमें से नहीं, तो आपका उत्तर जो होगा हाँ किया जा सकता है। समूह कुछ बुनियादी रिकॉर्ड रखेगा जैसे कि कार्यवृत्त पुस्तिका, हाजिरी पंजी और सामान्य बही, रोकड़ पुस्तिका, बैंक पासबुक तथा व्यक्तिगत पासबुक, ये सभी जो हैं बुनियादी रिकॉर्ड
रखेगा समूह। अब बात करेंगे आंतरिक ऋण की बात करेंगे। समूह में किस प्रकार से आंतरिक ऋण दिया जाता है। समूह द्वारा 3 से 4 माह की जो निरंतर बचत उपरांत समूह को आंतरिक ऋण प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए 3-4 महीने तक जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अब क्या करें 3-4 महीने बाद जो समूह में जो व्यक्ति होंगे, अगर किसी को ज़रूरत पड़ रहा है ऋण का, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें इस समूह के द्वारा आप ऋण ले सकते हैं। समूह की कुल पूंजी का 70% भाग ऋण पर चक्रीकृत रहता है। समूह से सदस्य को ऋण लेने की पात्रता सदस्य द्वारा समूह में की गई बचत पर निर्भर करती है। ऋण पर ब्याज दे होगा और ऋण जब देगा तो उस पर क्या होगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। ऋण व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी दिया जा सकता है। उत्पादक गतिविधियों हेतु ऋण लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्व ऋण की आम अदायनी, ठीक है, यानी कि जो पूर्व ऋण की जो आमदनी होगी उसके पश्चात ही दूसरा ऋण प्रदाय किया जाएगा। यानी कि जो पहले जो ऋण लिया रहेगा, ठीक है, लोन लिया रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पूरा जो है पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा ऋण प्रदान किया जाएगा। किसी सदस्य को आकस्मिक कार्य हेतु आकस्मिक कोष की राशि से ऋण दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि किसी सदस्य को आकस्मिक कार्य हेतु किस कोष से राशि ऋण दिया जा सकता है। तो आकस्मिक कोष से ऋण दिया जा सकता है। ऋण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समूह बिजनेस प्लान विकसित किया जाएगा, जिसमें जो है बाह्य स्रोतों से धन की व्यवस्था एवं उपलब्ध संसाधनों के उपयुक्त उपयोग को नियोजन किया जाएगा। अब ऋण का पुनर्भुगतान ये यहाँ पर होगा। ये पुनर्भुगतान किस प्रकार से होगा। ऋण वापसी की समयावधि 1 से 12 माह होगी। मान लीजिए क्या है 2000 रुपये का ऋण लेता है, तो 2000 रुपये का ऋण जो है 1 से 12 महीने के अंदर वापसी कर देना चाहिए। समूह के सभी जो सभी सदस्य द्वारा हैं, ठीक है, समूह के जो सदस्य होंगे, सदस्य द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व निर्धारित समान किस्तों में किया जाएगा। ऋण का समय पर भुगतान न होने पर राशि जो रहेगी वो किस्त में 5 रुपये से 10 रुपये का दंड देने का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि समय से पूर्व अगर भुगतान नहीं होता है तो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का इसमें एक्स्ट्रा जो है दंड दिया जाएगा ब्याज के साथ साथ। समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक, ग्राम कोष से भी के लिए ऋण एवं पुनर्भुगतान तय समय सीमा में करेगा। ऋण के भुगतान में यदि किसी सदस्य द्वारा कम राशि जमा की जाती है तो वह इस दशा में उस माह को किस्त का ब्याज पहले जमा करेंगे और शेष राशि को मूलधन से कम किया जाएगा। समूह प्रेरक की जिम्मेदारी ऋण पुनर्भुगतान हेतु सदस्य को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक लेखा जोखा रखने की होगी। साथ ही राशि को समय पर बैंक में जमा कराने हेतु वह भी जिम्मेदार होगा। अब बात करें हम लोग बाह्य ऋण के बारे में, तो समूह प्रथम बार ग्राम सभा से बचत राशि 5 गुना या अधिकतम रुपए 10,000 तक पूंजीगत सहयोग ले सकता है। तत्पश्चात समूह द्वारा ग्राम सभा को समय पर लौटाई गई पूंजीगत राशि के आधार पर ग्राम सभा द्वारा समूह को भविष्य में भी सॉफ्ट लोन दिया जा सकेगा। जब ये सब चीज़ें हो जाएगी तभी क्या है, इसको फिर से सॉफ्ट लोन दिया जा सकेगा। ग्राम सभा द्वारा समूहों से दिए गए पूंजीगत, ये इस प्रकार होगा, पूंजीगत सहयोग पर 6 से 8% वार्षिक ब्याज दर ली जा सकेगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ग्राम सभा द्वारा समूह में पूंजीगत सहयोग पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ली जाती है। तो 6 से 8%। समूह के माध्यम से यदि किसी सदस्य को किसी योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है तो समूह द्वारा अनुदान का 10% तक समूह सेवा शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि समूह के माध्यम से अगर किसी सदस्य को किसी योजना के अंतर्गत
अनुदान प्राप्त है तो समूह द्वारा अनुदान को 10% जो है समूह सेवा शुल्क लगेगा अलग से। स्व सहायता समूह और बैंक की बात करेंगे तो स्व सहायता समूह और बैंक की नाबार्ड के द्वारा स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत स्व सहायता समूह बैंक में अपना एक सामूहिक खाता खोल सकेंगे। इस खाते में अपना धन जमा करके एक साख स्टार को प्राप्त करने के पश्चात उनकी गारंटी पर बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। देखिए NRLM यानी कि आजीविका के अंदर निर्धनों की स्वास्थ्यों के लिए परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि भी उपलब्ध कराएगा। इन निधियों के प्रावधान से उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंध क्षमता मजबूत होने पर प्रमुख बैंक वित्तीय पाने की दृष्टि से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने की संभावना करेंगे। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से आप रिवाइड करके देख सकते हैं, फिर से वीडियो को स्टार्ट करके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए आगे बात करेंगे गैर गहन ब्लॉकों के लिए परिक्रामी निधि और सब्सिडी निधि प्राप्त करने के लिए SHG की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन उन्हें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जैसी ग्रेडिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एडीओ की तैयारी आप जम के करते रहिए। एडीओ का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, बस कुछ जो है सिलेबस बचा रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर पाएँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एडीओ की तैयारी करते रहें। देखिए मैं इसमें आजीविका का आपको पूरा कराने वाला हूँ, आजीविका का साथ साथ ग्राम सभा के बारे में भी पढ़ेंगे और जितने भी जो भी सिलेबस होगा, टॉपिक होगा, उसको हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा कवर कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।